दोस्तों, वी हैव डॉक्टर अजय माथुर सर इन आवर स्टूडियो टुडे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप मेरे लिए भी बहुत खुशी है तुम्हारे साथ आज हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले मैं सर के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सर ने केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से आईआईटी रुड़की या उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से बैचलर डिग्री की। उसके बाद मास्टर्स और पीएचडी भी हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस यूएस से। और उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं में बहुत सारे पदों पे काम किया। और उसके बाद की जर्नी वो और भी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने डीजी बी में रहे, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी। फिर आप टेरी के साथ में काम किया आपने एज ए डायरेक्टर जनरल अगेन। फिर कुछ समय, शायद 1 साल का समय था जब आप जीसीएफ या ग्रीन क्लाइमेट फंड की फाउंडेशन टाइम में भी आपने काम किया। और फिर आईएसए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका फॉर्मेशन अगेन 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के प्रारूप के अभियान में हुआ, उसके डायरेक्टर जनरल की तरह अभी कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर आपके हमारे स्टूडियो में। जीटी लॉग पॉडकास्ट, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, एक हिंदी और इंग्लिश या मिक्स पॉडकास्ट है और फ्री फ्लो में डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। पहले तो सर एक अपने बैकग्राउंड के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको लगभग 2 दशकों से फॉलो किया है। इन जनरल मैं देखता हूं कि जो ऑरा आपके आसपास रहता है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। ऑरा का मतलब है कि जब आप बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें, लोग उसको बहुत ही मन लगा करके और एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं। तो जो स्किल है मे बी एज ए स्पीकर की, या जो एक मतलब अपनी चीजों को अभिव्यक्त करने की, वो स्किल कैसे हुई है ये भी थोड़ा सा बताएं। और मुझे ऐसा ये भी अनुमान लगता है कि एज ए डिबेटर भी आपने अपने आप को स्टैब्लिश किया होगा ड्यूरिंग द स्कूल और कॉलेज। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताएं। एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर का जो रिलेशन है वो एक रियासत से भी है, जो अभी भी मुझे पता चला है, बट बहुत ही फैसिनेटिंग है सर। मतलब इतनी सारी एक्कोलेट्स या चीजों को आप ने अपने ग्रोइंग अप एज में आपने सीखा है। तो थोड़ा सा हमें वो चीज बताएं कि अपने मे बी स्कूलिंग टाइम से मे बी रियासत के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। और फिर बताएं कि किस हिसाब से जो स्किल आपने एज ए डिबेटर की एक्वायर की है वो कैसे है, और किस हिसाब से लोगों तक अपने जो आइडियाज हैं उसको कम्युनिकेट करने में कैसे आपको हेल्प करती है। अनुराग, पहली बात तो यह कि यहाँ आके और तुमसे बात करके मुझे बेहद खुशी है। धन्यवाद सर। जो तुमने सवाल पूछे वो बहुत बेसिक हैं और बात ये सही है कि शायद इसकी शुरुआत मेरे डिबेटिंग करियर से ही रही होगी। मैं हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में डिबेट करता था। अच्छा, स्कूल में भी जी, और यूनिवर्सिटी में भी। और शायद सबसे पहले जो डिबेट किए थे खासतौर से स्कूल में, वो उसमें जो मैं बोला करता था, उस वक्त इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो एक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में बोलता था जो लोगों को समझ में आए तो बहुत अच्छा है, ना समझ में आए तो एटलीस्ट जजेस को तो समझ में आ जाए। अच्छा सर। लेकिन इस चीज के ऊपर पहले मेरे पिताजी ने बेहद एम्फेसाइज किया कि लोगों को एग्जाम्पल्स दो। जो कुछ भी तुम बोल रहे हो पहले तो ये क्लियर हो जाओ कि एक मैसेज कम से कम क्लियरली दोगे। उसके लिए डेटा भी दो, उसके लिए एग्जाम्पल्स भी दो, ताकि आदमी को ये क्लियर हो जाए कि तुम बोलना क्या चाहते हो। ऐसे मत बोलो कि बड़े बड़े लफ्ज में बोल गए और वो किसी को समझ में नहीं आया। जारगन जिसको बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे इलाकों में रहा जहाँ की जारगन बेहद इस्तेमाल होती है। अच्छा सर। तुमने मेरी बात करी कि मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ के पास एक छोटी सी स्टेट थी दरियाबाद, उससे रिश्ता रखता हूँ। उन एरिया में भी अपनी डायलेक्ट चलती है जी। और मैं केमिकल इंजीनियरिंग में रहा, एनर्जी एफिशिएंसी में रहा, अब सोलर एनर्जी में रहा, इनकी भी जारगन चलती है। क्लाइमेट नेगोशिएशन में रहा, उसकी भी जारगन चलती है जी। लेकिन अगर लोगों से बात करनी है तो उनको जारगन थोड़ी पता है। जी जी बिल्कुल। तो आवश्यक ये है कि
जो भी आपको बोलना हो सबसे पहले ये सोच लीजिए जी कि क्या मुझे मैसेज पहुंचाना है, वही नहीं, और उसको फिर इस्तेमाल, उसको आप कम्युनिकेट कीजिए थ्रू डेटा, जी थ्रू एग्जांपल्स। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं। जी हाँ, भली भांति ये बात सही है कि सब लोग नहीं करेंगे, जी लेकिन उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं जी उस वहां तक पहुंचाने के लिए। अब अगर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन की बात करें, बड़ी मुश्किल सवाल है, जी क्योंकि लेकिन समय के साथ जी ये समझ में आया कि किस प्रकार से हम और आप क्या कर सकते हैं। ज्यादा एफिशिएंट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, जी सोलर का इस्तेमाल करें, अपने घर में पानी, अगर देखिए पिछले 20-25 साल में ये हुआ है कि भारत में जो बारिश हुई है उसके नहीं, जो उसके द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नॉट चेंज, जी लेकिन रेनी डेज कम हो गए। तो जी जब वो बारिश होती है तो खूब बारिश होती है, जी और फिर खूब सारे दिन सूखा पड़ता है। जी तो हम लोगों को प्रिपेयर्डनेस चाहिए फॉर मोर वाटर। तो इसका ये मतलब है कि जैसे पंप है, जी तो आपको पंप चाहिए जो कि हाई कैपेसिटी पे काम करे, जी लेकिन अधिकतर समय वो लो कैपेसिटी पे काम करेगा। जी इसका ये मतलब है कि उसमें आप फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाइए ताकि उसकी एफिशिएंसी हो, तो वो हाई कैपेसिटी पे काम करे चाहे लो कैपेसिटी काम करे। जी जी तो अब ये चीजें समझाने के लिए लोगों को, और वो क्या कर सकते हैं, ये आवश्यक पड़ता है। जी मेरे जो बिलीफ रही है शुरू से, जी वो यही रही है कि किस प्रकार से सबसे सरल शब्दों में ये चीज लोगों तक पहुंचा दूं। जी मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरूरी नहीं है कि सब लोग मेरे साथ एग्री करें, जी जी लेकिन ये उनको क्लियर होना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जी 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 नहीं, बहुत जरूरी है बात सर, क्योंकि ज्यादातर केसेस में शायद जो मे बी आई थिंक जो वक्ता हैं उनको लगता है कि जितनी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर लें, जितना कठिन शब्दों को यूज करें, शायद उससे लोग इंप्रेस होते हैं। बट होता जनरली मुझे लगता है कि उसका उल्टा है, क्योंकि आप अगर सीधे सरल भाषा में अगर आप अपनी बात कह सकते हैं, शायद उसी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। अनुराग, इस चीज के ऊपर मैंने काफी अध्ययन किया जी और इस पर काफी सोच भी लगाई। जी हम सभी लोग, तुम भी और मैं भी, जी और मेरे ख्याल से सुनने वाले भी, अधिकतर एक पाठ्यक्रम से गुजरे हैं जी जिसमें कि jargon and the use of difficult words is liked। जी तो जी हम जी लोगों को जो सिखाया जाता है, देखिए जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ता था जी उस समय में ये आवश्यक था कि जो आपके एग्जामिनर है, जो आपका टीचर है, उसको ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया, तभी वो नंबर देगा। जी 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 उसका एक तरीका ये है कि आप वो लफ्ज इस्तेमाल करें जो कि उसने आपको सिखाए हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चीज डिपेंड करती है आपके ऑडियंस के ऊपर। जी अगर आपका ऑडियंस टीचर है जी या क्लाइमेट चेंज का स्पेशलिस्ट है, तो आप जार्गन जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि समय कम लगता है। अगर आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनको इसके बारे में रुचि है लेकिन जानकारी नहीं है, तो फिर आवश्यक है कि आप इसको सरल भाषा में बोलें। वेरी नाइस सर। एक और सर एनालॉजी मैं रखता हूँ यहाँ पे, जैसे पहले जब आप ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के डायरेक्टर जनरल थे, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर एनर्जी एफिशिएंसी की जी। फिर आप टेरी में गए तो वहां पर भी डीजी का रोल किया। टेरी जनरली एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी सब में काम करती है। फिर आईएसए में आए जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी पे गए। अब रिन्यूएबल एनर्जी हो गया तो उसमें स्टोरेज भी हो गया और सेल्स भी हो गए। जी जी। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग के बहुत पास भी है देखा जाए तो ऑल द करियर्स में। तो ये भी एक ट्रांजिशन है एनर्जी एफिशिएंसी टू मिक्स एंड देन प्योरली टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर। तो हमारे यहाँ पे लोगों जो रिसर्च करते हैं उन्होंने ये भी बताया कि हाँ सर का जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द एनर्जी एफिशिएंसी से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी वो भी है। और डीजी जो है वो एज ए कॉन्सेंट रहा है हमेशा कि डीजी तो बनना ही बनना है।
अनुराग, तुमने मुझे डीजी के रोल में वो कर दिया, डाल दिया है? अब मैं और कुछ नहीं बन सकता। चलो, अब मेरी उम्र इतनी हो गई कि अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, पर डीजी की तरह याद करो, वो भी ठीक है। जी जी जी। देखो, ऐसा है कि केमिकल इंजीनियरिंग तो शायद मुझे अब डिटेल में याद नहीं है जी। मेरे जो क्लास फेलो थे केमिकल इंजीनियरिंग के, जिन लोगों ने रिफाइनरीज में काम किया, जिन लोगों ने केमिकल प्लांट्स में काम किया, जिन लोगों ने केमिकल्स के तहत उनकी सेल्स में काम किया, उनको इसके बारे में नॉलेज कहीं ज्यादा है। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग ने दो चीजें सिखाई। पहली चीज, जिसको कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग उसको मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस बोला करते थे। यानी कि उसमें एक घेरा बना दिया, जिस एरिया के में हम लोग, जिसके अंदर हम लोग चेंज चाहते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग ने एक चीज तो ये सिखाई कि अगर आप चेंज चाहते हैं तो एक घेरा बनाइए और उसके अंतर्गत जो मटेरियल आपको चाहिए, जो एनर्जी आपको चाहिए, हाँ, उसमें मैं दो चीज और ऐड करूंगा। एक तो आपको कितना पैसा चाहिए, और एक आपको किस प्रकार की नॉलेज चाहिए, लोग चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाए। राइट सर। तो एक तो केमिकल इंजीनियरिंग ने ये सिखाया। दूसरी चीज केमिकल इंजीनियरिंग ने ये सिखाई कि अगर आपको चेंज चाहिए है तो इसके लिए आवश्यक है कि साथ में एक ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि आपको लोगों जो जनरल पब्लिक है, आप ये देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं कि मैं इस चीज में खींचा कब से, जब बात हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बंद विश्व भर में बैन करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता क्या है? उस समय पर्यावरण मंत्री थी मेनका गांधी जी जी। उन्होंने कहा, ये बताओ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में कौन जानता है? तो टेरी में हमारे डायरेक्टर जनरल थे उस समय, डॉक्टर आर.के. पचौरी जी। उन्होंने कहा कि अरे वो अजय माथुर है, हमारे यहाँ केमिकल इंजीनियर है, उसको जो जानता। अब मुझे डाल दिया इसमें, अब मुझे पढ़ना पड़ा केमिकल की क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। खैर, केमिकल इंजीनियरिंग की वजह से ये चीज तो समझ में आ गई क्या होता है जी। अब दूसरी तरफ ये भी समझना आवश्यक था कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं यूज किया तो क्या यूज कर सकते हैं? जी जी। एक जो डुपॉन्ट पुश कर रहा था जी, वो पुश कर रहा था इसके सब्स्टिट्यूट्स जी, जो कि फ्लोरोकार्बन्स नहीं थे जी, लेकिन केमिकल्स ही थे जी जी जी। एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट भी हम लोगों ने देखा जी, जो कि था ये पेट्रोलियम से निकलता है पेंटेन जी। ये भी इस्तेमाल, जैसे आजकल गोदरेज बेचता है रेफ्रिजरेटर, बल्कि अब तो मैंने देखा कि हर प्रकार के एलजी भी, सैमसंग भी, सब लोग पेंटेन बेचते हैं जी जी जी। तो किस प्रकार से इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सब्स्टिट्यूट हो सके जी, ये समय है लेट 1980s का। उस समय हम लोग रेफ्रिजरेटर खरीद रहे थे अपने घरों में जी। मेरे ख्याल से उस समय घर को छोड़ के जो सबसे बड़ा लोगों के फैमिली में इन्वेस्टमेंट होता था वो रेफ्रिजरेटर होता था। बिल्कुल सही बात है सर। मेनका गांधी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से हम लोग इस कॉस्ट को मीट कर पाएंगे। उन्होंने ये आग्रह किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मीटिंग में लंदन में हुई थी, उन्होंने ये आग्रह किया कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बजाय ये HFCs इस्तेमाल हुए या पेंटेन इस्तेमाल हुए, इसमें जो धनराशि है वो अधिक खर्च होगी, उसका जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने की ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो लोग पैसा दें, कंपनसेट करें जी। इसलिए दुनिया में पहली बार जो फंड बना जो कि ऐसी चीजों जिसका कि डेवलप्ड कंट्रीज ने नुकसान किया था जी, वो डेवलपिंग कंट्रीज जी
में यूज हो, इसके लिए एक फंड बनाया गया। पहली बात था कि ऐसा फंड कोई बना। जी जी। भारत ने ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तभी साइन किया जब ये फंड बन गया। जी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ के ये जानकारी, एक तरह से कहा जाए तो एक तो चेंज की जानकारी जी, और दूसरा पढ़ने की जानकारी जी, कि डर नहीं लगता कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या चीज है। जी जी, वेरी नाइस। सर एक और क्वेश्चन है कि आई थिंक जैसे हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो क्लाइमेट चेंज काउंसिल रही है उसके आप मेंबर भी रहे हैं पहले, और तो जब आप उनसे इंटरेक्शन करते रहे हैं तो मतलब उनका विजन, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले मे बी आई थिंक 8-9 सालों में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्टर, चाहे वो सोलर का सेक्टर रहा हो या एनर्जी इफिशिएंसी का सेक्टर रहा हो। तो मतलब उनके विजन को वो लोग, जैसे आप उनको सलाह देते होंगे, एडवाइजर रहे होंगे, तो उनके विजन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे वो इस तरीके की चीज़ों को एडवोकेट करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि इंडिया जो है वो सस्टेनेबल, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि डिक्लेयर भी किया 2070 तक इंडिया विल बिकम द कार्बन न्यूट्रल कंट्री। आसान तो नहीं है क्योंकि इंडिया इतना बड़ा और डाइवर्सिफाइड देश है कि उसमें लोगों तक पहले तो इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही मुश्किल काम है कि कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल काम है। तो उस चीज़ को कैसे, मतलब क्योंकि उसके लिए फिर पूरी टीम चाहिए, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म चाहिए, ऑन ग्राउंड लोग चाहिए। कैसे आप देखते हैं कि मतलब उनका विजन किस हिसाब से पूरा हो सकता है? जो हमारे आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस चीज पे पूरी तरह से कमिटेड है जी। कि हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी की ओर मूव करना है। जो क्लाइमेट चेंज काउंसिल है उसके थ्रू और उनके अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इस चीज को बार बार उन्होंने पर्सनली पुश किया है। जब मैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में हुआ करता था तो जिस वक्त हम लोगों ने उजाला प्रोग्राम, जिसमें कि एलईडी बल्ब का इंट्रोडक्शन किया था, उस तब ये प्रधानमंत्री आए थे 2000 जनवरी 2015 की बात है। जी जी जी। इन्होंने पर्सनली उसको लॉन्च किया क्योंकि हम लोग छोटे लेवल पे तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा छोटे लेवल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑल इंडिया लेवल पे करना है। तो उन्होंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया। जो पहला एलईडी बल्ब है उजाला स्कीम का, जिसको कि ईएसएल जिसके लिए बनाई गई थी, उसको उनके द्वारा लॉन्च किया गया। इसी प्रकार जब हम रिन्यूएबल्स में देखते हैं तो रिन्यूएबल्स का जो पुश है वो प्रधानमंत्री की वजह से। क्लाइमेट चेंज काउंसिल बहुत पुरानी है। जी जी। क्लाइमेट चेंज काउंसिल मेरे ख्याल से 2008 में बनी थी। अच्छा सर। प्रधानमंत्री तब मनमोहन सिंह थे जी। उस वक्त भी मैं इसका सदस्य था जी। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से क्लाइमेट चेंज एजेंडा पे आया, जो नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान एक बना। क्योंकि देखिए भारत का एक जो नेगोशिएशन पे एजेंडा रहा है और कांस्टेंट रहा है वो ये रहा है कि देखिए अगर आपको रिन्यूएबल्स यूज करने हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके दाम अधिक होंगे, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो आप टेक्नोलॉजी और फाइनेंस अवेलेबल कर दीजिए और हम मूव करेंगे। इसका जो जवाब आता था कि ये बताइए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, कितना पैसा चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ये सब अब हम लोगों का टाइम आ गया, ये बताएं कि हमें क्या करना है। तो उस वक्त नेशनल सोलर मिशन, फॉर एग्जांपल नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी मिशन भी चालू हुआ था। जी जी जी। और नेशनल सोलर मिशन भी चालू हुआ था। उस समय उसका गोल था कि 2020 तक हम लोग 20,000 मेगावाट सोलर करेंगे। शायद देश में उस वक्त 20 मेगावाट लगा होगा। जी जी जी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक तो पहला काम उन्होंने ये किया कि वो 20,000 मेगावाट को बढ़ा के 200,000 मेगावाट पे सोलर को रिन्यूएबल्स को ले आए, जिसमें कि आधा 100,000 मेगावाट्स वाज फ्रॉम सोलर। जी।
दूसरी चीज, जैसे आगे अभी जो सभी हमारे श्रोताओं को याद होगा, देख रहे होंगे आजकल, जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चालू हुआ है, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना जी, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया है कि किस प्रकार से आपकी लाइफ में सोलर आ सकता है और किस प्रकार से आपको उसका फायदा जी हो सकता है जी। तो एक के बाद एक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नए नए प्रोग्राम्स ला के जी सोलर को बढ़ाया। जी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए भारत में तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों को सोलराइज करना है तो देश नहीं, विश्व के हर एक जगह और हर एक मनुष्य को हमें सोलराइज करना होगा जी। इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया जी, जिसका कि आजकल मैं महानिदेशक हूं जी। आज की तारीख में 120 देश इसके सदस्य हैं जी, और ये पहला मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके की हेडक्वार्टर्स इंडिया में है जी। इससे दो चीजें होती है, एक तो भारत बिल्कुल सेंटर स्टेज पे पहुंचता है जी, और दूसरी बात जो ज्यादा आवश्यक है, भारत का जो एक्सपीरियंस है जी, पॉलिसी में भी टेक्नोलॉजी में भी जी, वो दुनिया भर के लिए अवेलेबल है। अब आप सोचिए कि जो एक मैं छोटा सा डेवलपिंग कंट्री हूं जी, हाँ, मुझे अमेरिका या जर्मनी का एक्सपीरियंस अगर आप बताएं जी, मैं कहूंगा यार वो लोग तो रईस लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर भारत ने किया है जी, तो मैं भी कर सकता हूं जी। दूसरा डेवलपिंग कंट्री सोचेगा जी, वो सोच लेके हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था 2015 में, जैसा आपने बोला उसका अनाउंसमेंट हुआ था पेरिस में, जब क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन हो रहे थे, भारत ने और फ्रांस ने दोनों ने मिला के किया, लेकिन ये जो थिंकिंग थी ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी जी। बहुत बढ़िया सर आईएसए की बात करते हैं जी, है ना? अब एक बहुत बड़ा देखा जाए तो एक नेशनल लेवल पे एक टारगेट सेट किया गया है। पहले 175 गीगावाट की बात करते थे, उसको सरपास करके 500 गीगावाट की बात कर रहे हैं, जो कि 2030 तक हमें उसको अचीव करना है। उसमें भी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज के टाइम में लगभग 90 गीगावाट या 89 प्लस गीगावाट ऑलरेडी सोलर की हो गई है जी। अब इस प्रोसेस में जो आईएसए का रोल है वो क्या है एग्जैक्टली, और दूसरा है कि जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है हमारे यहाँ इंडिया में, क्योंकि हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव है और एग्रेसिव भी है, दोनों ही कंडीशन में इंडिया वर्सेस वर्ल्ड लेवल पे इज देयर एनी कंपैरिजन अवेलेबल? हम लोग बताते हैं एग्रेसिव, बट कितना है वो कुछ नंबर अवेलेबल है क्या? और सिंस हमें अगर हम 175 से 500 पे जाना है, मतलब हमें 3 गुना के आसपास में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चाहिए, इसका मतलब एक उसके लिए फाइनेंस चाहिए। आज के टाइम में फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें फाइनेंस मैकेनिज्म भी चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हर चीज पैसे ही होना चाहिए, बट इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हमें उस तरीके से समझाइए कि आईएसए का रोल कैसा है, मुख्यतः जो बिंदु हैं वो क्या है, और थोड़ा सा क्योंकि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं, 120 मेंबर हैं उसके, इसका मतलब है कि आपको नॉट ओनली इंडिया बट पूरे विश्व के बारे में सब कुछ पता है, और उस तरीके से जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। आई थिंक 3 क्वेश्चन है, बट देखिए अनुराग, इसके बारे में मैं अगले 2-3 घंटे बात कर सकता हूँ। इसके 2 मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट हैं जी। एक तो ये है कि हम लोग जो दूसरे देश हैं, जो जितने भी देश सदस्य हैं जी, भारत को साथ लेके जी, उन सब देशों को किस प्रकार से सोलर रेडी कर सकते हैं जी, इसके प्रयास करते हैं जी। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत तो लीड लेता है। देखिए मैं एक आंकड़ा देता हूं सर,
एक बहुत बड़ा फर्क है जो विकसित देश हैं जी और जो विकासशील देश हैं उनके बीच में। जो विकसित देश हैं उनमें जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैपिटा, यानी आप और मैं कितनी बिजली औसतन खर्च करते हैं, हाँ। वो लगभग कांस्टेंट है। थोड़ी बहुत बढ़ती है लेकिन लगभग कांस्टेंट जी। ये केस विकासशील देशों में नहीं है जी। भारत में जैसे अगर हम देखें तो लगभग 5% पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ होती है एनर्जी एफिशिएंसी की के बावजूद। जी जी जी। और एनर्जी एफिशिएंसी भारत में अच्छी खासा होता है, करीब 3% ईयर एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है जी। तो अब ये सवाल होता है कि दिन में तो मैं सोलर इस्तेमाल कर लूंगा, रात में क्या करूंगा? जी। जो विकसित देश हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, वो रात में अपने गैस के या कोयले के या जो भी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। जी। विकासशील देश में दिक्कत होती है क्योंकि आप दिन में सोलर लगाए जी, रात के लिए क्या मैं फॉसिल फ्यूल प्लांट लगाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो चैलेंज बहुत है। चैलेंज है क्योंकि दुगना पैसा जी, और दोनों का मैं खपत उसी वक्त करूंगा जी, सोलर की दिन में और फॉसिल फ्यूल की रात में, यानी फॉसिल फ्यूल का दाम बढ़ गया क्योंकि टाइम ऑफ यूज इज मच लेस। जी जी जी। अच्छी बात ये हुई है कि प्रोग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से भारत में जो राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है उसके दाम अब फॉसिल फ्यूल से कंपैरेटिवली बराबर हो गए हैं। पिछले इस साल में 2024 में जी 4 टेंडर हुए हैं राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के। राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे में जब भी आपको बिजली चाहिए और जितनी बिजली चाहिए उतनी मिल जाएगी आपको। इसके लिए जो लोग टेंडर में जीते हैं उन्होंने सोलर भी लगाया है, विंड भी लगाया है और स्टोरेज भी लगाया है। वाह। सोलर जिस वक्त अवेलेबल है, विंड जिस वक्त अवेलेबल है, जब सोलर और विंड दोनों नहीं अवेलेबल है तो स्टोरेज के थ्रू उससे वो राउंड द क्लॉक मीट करते हैं। और इस राउंड द क्लॉक के जो प्राइसेस हैं वो 5 रुपए से कम है। जो नए कोल के पावर स्टेशन से बिजली का दाम निकले हैं वो 5 रुपए से अधिक, 5 रुपए और अधिक। राइट। इसका ये मतलब है कि आज हम इस मोड़ पर पहुंच गए हैं जब सोलर प्लस विंड प्लस स्टोरेज it gives us electricity that costs less than fossil fuel। अब अगर आप जाएंगे बैंक के पास तो बैंक कहेगा भाई वो तो सस्ता है, उसमें क्यों नहीं खर्च लगाते हो? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई लैंड नहीं अवेलेबल है, आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन नहीं अवेलेबल है क्योंकि रिन्यूअल तो 2 साल में लग जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में तो हो सकता है 3 साल लगे, 4 साल लगे, बिल्कुल टाइम लगता है उसमें। आप ये भी कह सकते हैं कि बिजली तो सस्ती है लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सोलर और विंड और स्टोरेज का ज्यादा होगा। बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि अब मुझे कोयला नहीं खरीदना, अब मुझे गैस नहीं खरीदनी, जितना भी पैसा है वो फर्स्ट कॉस्ट में ही लगता है, तो मुझे फर्स्ट कॉस्ट तो चाहिए ही है। बिल्कुल चाहिए। अब फर्स्ट कॉस्ट के लिए चाहे बैंक मान भी जाए लेकिन लैंड और ट्रांसमिशन लाइंस तो उसको चाहिए ही है, बिना उसके नहीं चलेगा जी। तो अब भारत का चैलेंज ये है कि हम वो लैंड अवेलेबल करें जी। इसका ये मतलब है कि जिस प्रकार गुजरात ने जी लैंड अवेलेबल किया है जी, उसने 30 गीगावाट का लैंड अवेलेबल किया जहां पर सोलर और विंड और स्टोरेज तीनों चीजें आ सके। 30 गीगावाट 30,000 मेगावाट। वाह, बिल्कुल हाँ समझते हैं। तो अब जो ट्रांसमिशन कंपनी है वो वहां से ट्रांसमिशन लाइन कर सकती है, धीमे धीमे आता रहे 30 गीगावाट हो जाए लेकिन ट्रांसमिशन लाइन अवेलेबल होगी जी। अभी ये 30 गीगावाट है तो भारत की इकोनॉमी बड़ी है, उसको दुगना पैसा ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये एट स्केल पहुंचेगा तो आजकल हम लोग करीब अपनी देश का जीडी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका करीब 15% लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वो 15% डबल हो जाएगा जी। हाँ, हम मीट कर सकते हैं जी, लेकिन इसका ये मतलब है कि जो और सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। बिल्कुल तो, वो नहीं चाहेंगे। तो अब हम लोगों को इसलिए आवश्यक यह है कि किस प्रकार से जो लोन दे रहे हैं रिन्यूएबल्स को जी, उसकी अवधि कम करती जाए।
तो लोन जो है 6 साल की बजाय अगर मैं 3 साल का दूं तो वही पैसा मैं 2 बार लगा सकता हूँ। बात तो वही हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। पर जो प्लांट है उसको तो चाहिए ही होगा पैसा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो सोलर प्लांट है या विंड प्लांट है या स्टोरेज प्लांट है, वो तो 2 साल में बन गया, तो 3 साल में पैसा वापस कर सकता हूँ। इनफैक्ट इन द थर्ड ईयर आई ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग मनी। अब क्योंकि मेरे पास पैसा वापस आ रहा है तो मैं बॉन्ड रेज कर सकता हूँ। अब आप मेरी तरफ से सोचिए, जब मैं रिटायर होऊंगा तो जो पैसा मैंने अपने रिटायरमेंट में लगाया है वो मैं बॉन्ड की तरह इसमें ले लूं, अब मुझे रेगुलर रिटर्न आएगा। तो इसलिए अवधि जो इन्वेस्टमेंट लोन की है उसकी कम कर दें और बॉन्ड मार्केट को डेवलप कर दें, तो हम लोगों का ये जो तीसरा गोल है, ज्यादा पैसा अवेलेबल हो, वो भी मीट किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारत की सीख है वो और देशों के काम आ सकती है, और आ ही नहीं सकती, आ रही है। मैं उदाहरण की तरह से आपको एक देश का उदाहरण देता हूँ, क्यूबा। क्यूबा में जितनी भी बिजली बनती है वो बनती है फ्यूल ऑयल पे जो इंपोर्ट किया जाता है। उसके लिए वो फॉरेन करेंसी में पे करते हैं, वो महंगा पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आईएसए ने मदद की उनकी कि 175 जगहों पे 1250 मेगावाट का फिजिकल इंस्पेक्शन किया और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। फिर हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आपको खुद पैसा लगाना है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, इसको आप प्राइवेट सेक्टर से लगवाइए, आप बिजली खरीदिए, बिजली का पैसा दीजिए, और बिजली का पैसा is much less than what you pay for the fuel oil that you import. आपके लिए तो विन विन हो जाएगा। लेकिन क्यूबा को एक तो इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ी जो कि ऑक्शन कर सके, सीखना पड़ा ऑक्शन किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा, उसको पावर परचेज एग्रीमेंट बनाना पड़ा जिससे कि प्राइवेट सेक्टर, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर कंफर्टेबल हो कि वो आए और उसको पैसा मिलेगा। क्यूबा ने ये सब किया। ओके सर, हमने एक तरह से कहें तो हमने उनका हाथ पकड़ा। देखिए, क्यूबा इज अ वेरी एडवांस्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ मैन पावर जी, तो हमने सिर्फ उनका हाथ पकड़ा जी। उन्होंने चेंजेस लाए जी, उन्होंने ऑक्शन किया। उस समय ऑक्शन में केवल एक कंपनी ने बिड किया। हमारी रिकमेंडेशन थी कि इसके साथ मत करिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने उन लोगों से बात की जो और कंपनीज थी जो इंटरेस्टेड थी। उन्होंने ये बताया कि हम लोगों को पेमेंट भी गारंटी करिए इन फॉरेन करेंसी। उन्होंने कहा ठीक है, हम यूरो में देंगे। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो एक बिड आया था वो 1250 मेगावाट का नहीं, वो मेरे ख्याल से 40 या 50 मेगावाट का था। शायद कंपनीज को डर लगता होगा एक नए मार्केट में आने में। तो हम लोगों ने उसको कम करके उनसे कहा कि आप 60 मेगावाट का कीजिए। फिर से उन्होंने ऑक्शन किया। इस बार 7 कंपनीज ने बिड किया। जो कंपनी मिनिमम शायद उसने 9 यूएस सेंट्स पर किलोवाट आवर पे कोट किया था, वो लोएस्ट थी। उससे फिर उन्होंने कहा अच्छा, अगर हम बढ़ा देंगे तुम दाम कम करोगे? दे एग्रीड कि हम 60 मेगावाट से बढ़ा के 300 मेगावाट पे चले जाएंगे और दाम 9 सेंट पर किलोवाट आवर से कम करके 7.5 पे कर देंगे। वो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो रहा है। और इस समय वो 360 मेगावाट और अब चालू कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न देश हैं उनका केवल हाथ पकड़ने की आवश्यकता है, उनको हेल्प करने की आवश्यकता है, उनको वहां के लोगों को ट्रेन करने की आवश्यकता है जी जी। वो आगे दौड़ते हैं जी, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक फायदा जी, वो लोग देखते हैं जी। आईएसए का गोल यही है कि किस प्रकार से हम उन सभी देशों को फैसिलिटेट कर सकें, एनेबल कर सकते हैं,
हैंड होल्डिंग कर सके कि वो आगे सोलर की तरफ बढ़ सके, सो दैट सोलर बिकम्स द एनर्जी सोर्स ऑफ चॉइस फॉर दैट। सर अपनी इसमें एक चीज बताइए, जैसे प्रोक्योरमेंट मॉडल के बारे में बताया कि हम सोलर प्लस विंड प्लस स्टोरेज की बात कर रहे हैं। जी। और अगर हम प्रोक्योरमेंट मॉडल, अगर जैसे कोई कॉर्पोरेट है अगर वो प्रोक्योर कर रहा है, बिकॉज व्हेन वी वर्क विद लेट्स से लॉट ऑफ डेवलपर्स, और ज्यादातर केसेस में यही है कि वी रिकमेंड कि आप सोलर प्लस स्टोरेज लगा लीजिए, बिकॉज इट मेक सेंस। सोलर जो है वो दिन के टाइम में अवेलेबल है, उसमें से आप बैटरी को चार्ज कर लीजिए कुछ समय के लिए, और रात में जितनी जरूरत है उसको वो कर लीजिए। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे जैसे आपने विंड भी आपने उसमें इंक्लूड कर दिया। अब विंड हो सकता है कि स्पेसिफिकली ऑल लोकेशंस के लिए करता है कि आप किस जगह पे कर रहे हैं, मतलब सभी के लिए ना एप्लीकेबल, बट एटलीस्ट इस तरह के मॉड्यूल बन जाए प्रोक्योरमेंट के कि सोलर प्लस स्टोरेज या सोलर प्लस विंड प्लस स्टोरेज, उस तरह की जो नो हाउ है वो अगर ISA या कोई भी और जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट बट इंटरनेशनल मार्केट भी, अगर वो बन जाए तो आपको लगता है कि मतलब जो स्केलेबिलिटी है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं? देखिए, सभी लोगों के लिए, चाहे वो देश हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, चाहे हम और आप कंज्यूमर्स की तरह हो जी, हम लोगों का फायदा ये है अगर बिजली सस्ती मिले जी, तो अल्टीमेटली आपको प्रोक्योरमेंट करना है बिजली का जी, और आप ये कहिए कि मुझे बिजली चाहिए रिन्यूएबल से जी, और मुझे बिजली चाहिए 24 घंटे। जी, 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 मैं टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हूं जी, वो रिन्यूएबल हो बिजली, नंबर एक, वो 24 घंटे अवेलेबल हो, ये मेरा गोल है। क्लीन एनर्जी चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए जी। इससे आपकी प्राइस निकलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आज प्राइस फॉसिल फ्यूल से अधिक हो, लेकिन जैसे भारत के केस में देखा वो कम भी हो जाती है। अगर ये कोशिश ही नहीं करेंगे फिर दिक्कत होगी। तो जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जब हम लोग सोलर और बैटरी या सोलर और विंड और बैटरी तीनों को, मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, एनर्जी एफिशिएंसी। जी जी, वो तो खैर ही है बाय डिफॉल्ट जी। अगर इन सब चीजों को अल्टीमेटली मुझे बिजली चाहिए जी, और जिस प्रकार से भी आप मुझे सबसे सस्ती बिजली दे सकते हैं वो आप दे दें जी। तो अब आप प्राइवेट सेक्टर को चैलेंज कर रहे हैं कि वो क्या करे, उनके बीच में कंपटीशन पैदा कर रहे हैं जिससे कि दाम कम, यही आवश्यकता है। और हम लोग जो देख रहे हैं सबसे बड़ी जो हम लोगों की प्रॉब्लम है कि अधिक से अधिक विकासशील देशों में जो कंट्री है वो ही इन्वेस्ट करता है जनरेटिंग पावर में, मूविंग अवे फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड चेंजिंग कि मुझे अल्टीमेटली बिजली खरीदने में इंटरेस्ट है, मुझे प्लांट खरीदने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो चेंज लाने में सबसे ज्यादा हम लोगों की मेहनत लगती है। जी जी जी, नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इस तरीके से देखा जाए तो। सर एक गारंटी और कॉस्ट पे भी बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि ये 3 मॉडल हैं, सोलर प्लस स्टोरेज, सोलर विंड प्लस स्टोरेज, और सर्टेनली जो भी एक प्रोक्योरमेंट मॉडल के थ्रू जो भी वेंडर आएगा उसको एक गारंटी भी चाहिए कि पैसा वापस मिल जाए उसको। दैट इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो, शायद वो एक बिजनेस सेंस भी है, क्योंकि अगर बिजनेसेस को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, है ना सर। तो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि इस पूरे सिस्टम में एक लैंड का बहुत कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलर के केस में जरूरी भी है, और आपने शायद बताया भी है कि जो कंपोनेंट है हमारे यहाँ पे वेस्ट लैंड का या लैंड इन टर्म्स ऑफ जो अवेलेबिलिटी का, उसको कैसे गवर्नमेंट कैसे इस चीज को अवेलेबल करा सकती है सही तरीके से, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जैसे आपने मुफ्त बिजली योजना बताया या PM सूर्य घर योजना है, उसमें तो रूफटॉप सोलर के आसपास की रिक्वायरमेंट है। अगर हम पूरे सोलर को भी हम सब जो योजना अगर 100% अचीव कर ले तो भी हम 30 गीगावाट की बात करते हैं। करेक्ट। बट हमारा टारगेट तो बहुत ज्यादा है।
उस तरीके से हमें एक लैंड बैंक वैसा चाहिए जहां पे गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो पॉलिसीज के थ्रू करे चाहे प्रोक्योरमेंट के थ्रू करे, क्योंकि गारंटीज तो इसी तरीके से फिक्स होंगी। ऐसा कभी हो जाए कि किसी इशू आ गया तो जो उसने सोलर लगाया है उसको चैलेंज हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो डिले हो सकता है। इस तरह की जो, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक अलग एरिया हो गया, लैंड एक अलग एरिया हो गया, दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर पे भी आ गया। तो इनकी जो सिनर्जी है वो कैसे, मतलब आप देखते हैं कि स्मूथ रहेंगी या बेटर होंगी गोइंग फॉरवर्ड, ताकि जो विजन है वो अचीव हो सके? अनुराग, मैं इसका पूरी तरह से जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये चीज हम लोग आजकल इसका अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा सर। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि गुजरात में तो उन्होंने 30 मेगावाट का लैंड कर दिया, गीगावाट से 30 गीगावाट का, 30,000 मेगावाट का। जी। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो थार रेगिस्तान है जी, उसका जो क्षेत्र है उसके 2/3 क्षेत्र में अगर हम सोलर पैनल लगा दें तो भारत की 2050 में जितनी भी बिजली नीड होगी उससे मीट हो जाएगी। वाह। राइट। लेकिन राजस्थान से लेके तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेके असम तक, राजस्थान से लेके कश्मीर तक जब बिजली को अगर कैरी करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस पे, एक तो महंगा होगा, दूसरा उसमें लॉसेस भी होगा। हम लोग ये चाहेंगे कि हर प्रदेश इसके लिए कोशिश करे। लैंड जो है वो प्रदेश के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल। तो प्रदेशों को ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से लैंड एक्विजिशन करें। जी। जो पुराना एक मॉडल था जो कि हम लोग कई साल से इस्तेमाल कर रहे थे कि सरकारी प्रोक्योरमेंट हो, जी, उससे तो हम लोगों ने देखा कि लोकल ऑपोजिशन बढ़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं सिंगरूर का। जी। सिंगरूर में क्योंकि लोकल लोगों को साथ नहीं लिया था, जी, देयर वाज अ प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, आई हर्ड से। तो अब आप अगर देखें तो सिंगरूर के बिल्कुल बाद भारतीय पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसके अंतर्गत अगर आपको जमीन लेनी है तो जो भी वहां रजिस्ट्री हुई है उससे 4 गुने दाम आप देंगे उनको। तमिलनाडु में हम लोगों ने ये देखा कि वहां विंड एनर्जी बहुत है। शुरू में तो कंपनीज ने पूरी जमीन खरीदी, फिर जो वहां के फार्मर्स थे उन्होंने कहा पूरी जमीन क्यों खरीद रहे हो, सिर्फ जो चक्का है जिसके ऊपर विंड एनर्जी की टरबाइन लगी है उतना ही खरीदो। फिर उन्होंने कहा कि यार तुम ये खरीदते क्यों, तुम इसको लीज करो। मतलब कि उनको हर साल उसका इनकम मिली। मेरे ख्याल से एक ये कई सारे मॉडल। जी 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 जी। हर स्टेट की सिचुएशन अलग है। जी। स्टेट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जी, जो भी उसका कॉस्ट है पास ऑन कर दें। जी जी जी। जो सोलर कंपनी है या विंड कंपनी है जो एस्टेब्लिश करेगी जी। लेकिन आपको लैंड एक्विजिशन की मदद करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब जैसे आप देखें कि नॉर्थ कर्नाटक में उन्होंने एक एरिया डिफाइन कर दिया है कि इसके अंतर्गत हम सोलर बनाएंगे। जी। एंड ऑल द पॉलिसीज आर अलाइंड टू दैट। जी। इसी प्रकार से हम लोगों को और स्टेट्स में भी पॉलिसी चाहिए है। जी। महाराष्ट्र में कुछ है, जी, गुजरात में कुछ है, तमिलनाडु में कुछ है, कर्नाटका में कुछ है, पर हम लोगों को सभी स्टेट्स को पुश करना है कि वो लैंड एक्विजिशन के लिए जो लैंड है और जो ओनर है उस लैंड को उनको किस प्रकार से कॉम्पनसेट किया जाए इसकी पॉलिसी बनाए। ओके, तो मतलब ये फिर भी फिजिबल लग रहा है सर हमें। देखिए फिजिबल है जी। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अल्टीमेटली वी डोंट वांट दिस टू बिकम अ फाइट बिटवीन लैंड फॉर फूड एंड लैंड फॉर एनर्जी। जी जी जी, ये बहुत चैलेंजिंग बात है। जी जी जी। इसका भी एक जो सोलर के एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि एग्री फोटोवोल्टाइक्स, यानी कि आप नीचे पौधे ग्रो करें या खेती करें और ऊपर सोलर जनरेट करें, एलिवेट करके। जी जी जी। अब आप इस पे वर्कआउट कर लें। नंबर 1, कौन से क्रॉप्स हैं जो कि नीचे हो सकते हैं। गेहूं चावल नहीं हो सकता, लेकिन टमाटर, मिर्च, हल्दी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जी जी।
दूसरी ओर ये भी देखें कि दाम सोलर के बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ गया। तो अब मार्केट में आने लगे हैं बाईफेशियल सोलर, यानी कि चाहे उसके किसी भी सामने या पीछे जहां भी रोशनी पड़ेगी वो बिजली बनाएगा जी। आप उसको सीधा लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ टिल्टिंग इट टू द सन। गोल ये है कि फार्मर की इनकम बढ़ जाए, बिजली बेच के प्लस जो खेती से इनकम है, दोनों मिलके जो सिर्फ खेती से इनकम है उससे ज्यादा हो, तब तो लोग जाएंगे इसकी तरफ। एक और चैलेंज ये होता है कि हम लोगों के यहाँ लैंड होल्डिंग कम है। अगर आप ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को हर एक आदमी को कनेक्शन इसके लिए देना तो काफी मुश्किल होगा जी जी जी। तो यानी कि हम लोगों को एनेबल करना पड़ेगा कि कई सारे खेतों के में जो एग्रो फोटोवोल्टाइक्स हैं उनकी बिजली साथ एक जगह पर मिल सके, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको एक ही यूजर से बात करनी पड़ेगी जी जी जी। वो आई थिंक वो कुसुम योजना में वो चीज लागू भी हुई है। हाँ, मतलब कुसुम योजना से कुछ सीख हमें मिलती जी जी जी। हाँ, मतलब वो आई थिंक योजना में है, वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है वो नहीं पता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग सा यूनिक प्रोपोजिशन सर आपने बताया कि कहीं ना कहीं इससे फार्मर्स की जो इनकम डबलिंग का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो भी शायद पूरा होगा। कि हमारे यूपी में अगर हम देखते हैं ज्यादातर जो फार्मर्स हैं, मतलब उनकी जो एनुअल इनकम है पर एकड़ वो 50,000 ज्यादा नहीं है, और इसीलिए शायद वो शहरों तरफ भागते हैं, और फिर शहर में आकर के देखा जाए तो जो माइग्रेटरी लेबर्स हैं या इस तरह के उसमें कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं, देन दे फीड देयर फैमिलीज। तो ये चैलेंज भी कम होगा अगर वो कहीं ना कहीं सोलर और प्लस एग्री का कॉम्बिनेशन हो जाए, कुछ अपना एनुअल इनकम उनकी बढ़ जाएगी तो वहीं शायद रुके रहेंगे वो। देखिए ऐसा है कि आजकल 30-40-50,000 रुपए एकड़ से ज्यादा इनकम फार्मर्स की नहीं हो पाती है जी। लेकिन क्रॉप रोटेशन और क्रॉप मिक्स जी करके उसको 1 लाख रुपए एकड़ करना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे आपने बताया मेरा कनेक्शन जमीन से भी है जी, और यूपी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में मैं फार्म भी करता हूँ जी। तो हम लोगों ने क्या किया कि गेहूं और चावल तो करते ही हैं, पर साथ में केला भी करते हैं। वाह। जब केला करना शुरू किया तो उसमें पानी देने में मेरे 1,000 रुपए हफ्ता खर्च होते थे। मैंने सोलर पंप लगाया, आज से 10 साल पहले की बात है जी। ISA में आया उससे बहुत पहले की बात जी, है जी जी। लेकिन उसकी वजह से मेरा जो बिल है जी वो 0 हो गया पानी का। हाँ, उस समय मुझे काफी पैसा लगा था। अगर मैं पंप लेता तो शायद पंप कितना 30-40-50,000 रुपए का आता। हाँ। मैंने इस पे 1,07,000 रुपए खर्च किए थे 10 साल पहले। चैलेंज ये है कि जो गांव में लोग हैं दे आर कैश स्ट्रैप्ड। कैश इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए वो जिन चीजों में कल फायदा होएगा और आज मैं स्पेंड कर रहा हूं वो नहीं कर पाते। मेरे पास तो दूसरी इनकम थी, मैंने कर लिया जी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम बैंक लोन्स अगेंस्ट दीज काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स विच हैव फ्यूचर बेनिफिट्स अवेलेबल करें जी, तो ये किया जा सकता है जी जी जी। हमने जिस बैंक से भी बात की तो कहने को एक ही चीज बार बार मिली कि देखिए फार्म लोन्स आर ए चैलेंज एंड दे फेल वेरी ऑफन, तो वी नीड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कोलैटरलाइजेशन। सोलर के वजह में आपको कोलैटरलाइजेशन में मिल जाएगा। सोलर तो है ही है, एसेट है जी। हाँ, ये जरूर चैलेंज है कि आप उसको कैसे उठा के ले जाएंगे, उसको कैसे फिर से बेचेंगे, वो ठीक है जी, पर कोलैटरल तो है जी। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग लोन्स सोलर के लिए अवेलेबल करा सकते हैं जी। सर इसमें एक और, जैसे मुझे लगता है इसमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है बट अपॉर्चुनिटी भी है। इसी को अगर हम जैसे PM सूर्य घर योजना से भी लिंक करें, वहां पे हम 10 मिलियन या 1 करोड़ हाउस होल्ड रूफटॉप की बात कर रहे हैं, वहां भी ये चैलेंज है। सब्सिडी तो अवेलेबल है बट वो सब्सिडी क्या है कि एक बार आपको पहले तो इन्वेस्ट करना ही है। करेक्ट। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक समटाइम्स रेडी करती हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मे बी आई थिंक यू
कैन मॉर्गेज जो घर है और फिर आप लोन ले लें 1-1.5 लाख रुपए का। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऐसे भी है कि ऑलरेडी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी रहती है, अब उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे मतलब जो मैकेनिज्म है, कोई ना कोई इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म जो है वो लाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे फार्मर्स वाला केस आपने बताया, बहुत जेन्युइन है। बहुत लोगों के पास में उस तरह का जो इनिशियल कैपेक्स है या कैपिटल है वो नहीं अवेलेबल रहती है सर। इस तरह से मतलब सूर्य घर वाले में भी नहीं अवेलेबल रहती है। मतलब वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। और उसके लिए कोई ना कोई से सोल्यूशन लाना बहुत बहुत जरूरी है टू मेक द विजन मे बी एज ए सक्सेस। अनुराग, जो आपने बात कही वो पूरी तरह 100% सही है जी। आवश्यक ये है कि हम लोग किस प्रकार से जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उससे सीख के पॉलिसी बदलें। जी। अरे जो भी हमारी सक्सेस हुई है सोलर में वो इसीलिए हुई है जी जी जी। क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस से सीखे, जी। उस एक्सपीरियंस से पॉलिसी को बदला जी। और फिर पॉलिसी मोर इफेक्टिव हुई, दाम सोलर के एटलीस्ट लार्ज स्केल सोलर के कम हुए। जी। इसी प्रकार से हम लोग को देखना है कि किस प्रकार से ये जो रूफटॉप सोलर स्कीम है वो किस तरह से बढ़ सके। जी। आई विल वेरी मच लाइक डेटा जी टू बी ब्रॉट ऑन टू द टेबल जी so that policy can be changed accordingly, can be tweaked accordingly. जी। बिना ये लर्निंग के जी। it will become very difficult जी to see what changes are required in policy. जी, आई एग्री सर, आई एग्री। एक सर थोड़ा और फाइनेंसिंग पे और बात करते हैं। जैसे आपने वो वाला मॉडल बताया, सोलर प्लस विंड प्लस स्टोरेज, दिस मॉडल वर्सेस एक कोई कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट है जो हम लोग कोल बेस्ड कह लीजिए, उसकी जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, दैट इज वन थिंग। और दूसरा है कि अगर हम मतलब स्पेसिफिकली, जैसे आपने एक और पॉइंट बताया सर बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स का मतलब है कि हम पहले हम लोन लें टू सेट अप दैट प्लांट, उस प्लांट को हम ऑपरेशनल लेवल पे लेकर के आए ताकि वो एसेट कन्वर्ट हो जाए, ताकि एसेट को बॉन्ड की तरह हम लोग उसको लिवरेज कर सकें सर। और वो बॉन्ड से जो पैसा आएगा उसको हम पहले तो लोन चुका दें, फिर नया लोन ले लें। दैट इज द मे बी आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं जी। तो ये जो मॉडल है वो मतलब हमारे देश में बहुत लोकप्रिय मॉडल हो चुका है या मतलब? नहीं अच्छा। ये बिल्कुल मॉडल अवेलेबल नहीं अच्छा है सर। इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसको क्रिएट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो हम लोगों को बॉन्ड मार्केट को बहुत डेवलप करना पड़ेगा जी। दूसरी तरफ हम लोगों को इंस्टीट्यूशंस बनानी पड़ेंगी, चाहे वो बैंक्स हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जो कि लोन और बॉन्ड्स के बीच में जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल हो जी, ताकि वो लोन वापस हो गया जी और बॉन्ड से फाइनेंस हो गया जी, ये चीज कर सके। हाँ, और चीजें भी जरूरी होंगी कि किस प्रकार से बॉन्ड को कोई मे बी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे करें, क्योंकि हर एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट तो शायद छोटा होगा जी, लेकिन जो ओवरऑल डिमांड है पैसे की वो ज्यादा होगी जी। तो ओवरऑल पैसा हम लोग को ज्यादा चाहिए, लेकिन उसको ई रिटेल करने के लिए जी शायद उससे आसानी होगी। मतलब हम लोगों ने एक चीज देखी कि दुनिया भर में जो सोलर में पैसा लग रहा है जी, वो काफी लग रहा है जी। पिछले साल लगभग सोलर में $300 बिलियन लगे, $बिलियन विश्व भर में। वाह। दिस कंपेयर्स फेवरेबली विद द पीक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी दैट अकर्ड। जी। लेकिन 74% जो ये पैसा है ये डेवलप्ड कंट्रीज और चाइना में लगा। अगर अब भारत और ब्राजील को और जोड़ लें तो शायद 86-88% पैसा चला गया। अब इसके अलावा बाकी देशों में तो पैसा लगा ही नहीं। जी जी जी। पूरे अफ्रीका में केवल 3% ऑफ दिस मनी वेंट। तो फिर हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात करी कि साहब आप अफ्रीका में क्यों नहीं इन्वेस्ट करो, अफ्रीका में बिजली की भी आवश्यकता है और सोलर भी काफी है, लैंड का इशू नहीं है। तो लोगों ने एक तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा कि हाँ, दो चीजें कही।
एक तो ये कहा कि हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमें पैसा वापस मिलेगा, और दूसरी ये चीज ये कही कि भाई एक प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा पर हमें पाइपलाइन चाहिए। अगर हमें बार बार इन्वेस्ट करना है तो लोकल बना देंगे हम फंड, पर उस फंड को बार बार इस्तेमाल करने के लिए प्रोजेक्ट चाहिए। तो हम लोग दोनों चीजों पे विचार किया, वापस अफ्रीका में गए और ये देखा कि यहाँ पर लोन्स जो सोलर के लिए मिले हैं उनमें रीपेमेंट क्या है। रीपेमेंट वाज 98% और मोर। इन यूरोप it was 92%, in Asia it is 94%, यानी कि वहां पर रीपेमेंट वाज मच हायर। इसका ये मतलब है दिस इज अ परसीव्ड प्रॉब्लम। परसीव्ड प्रॉब्लम की सबसे इजी आंसर इज दैट यू क्रिएट अ गारंटी। आप इन्वेस्टर से कहिए कि आप गारंटी खरीद लो, अगर आपको पैसा नहीं मिला तो ये गारंटी विल वर्क। हाँ बिल्कुल। और अगर पैसा मिल गया तो आपका जो आपने गारंटी खरीदने के लिए जो पैसा लगाया वो गया। दो बार वो कहेगा, फिर वो ये कहेगा मैं क्यों पैसा खर्च कर रहा हूं गारंटी में, खुद ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। गारंटी विल बिकम यूजलेस। Makes sense. It is for that purpose that the International Solar Alliance is in the process of creating a guarantee mechanism to start with for Africa. Later on we'll expand it कि एशिया के लिए भी करेंगे, लैटिन अमेरिका के लिए भी करेंगे, पर शुरू हम अफ्रीका में स्मॉल स्केल सोलर, ग्रिड सोलर नहीं, स्मॉल स्केल सोलर, यानी आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में रूफटॉप सोलर है, सोलर पंप है, जो सोलर कोल्ड स्टोरेज है, सोलर मिनी ग्रिड है, इन सब चीजों के लिए हम लोग पहले अवेलेबल इसको कर रहे हैं। तो दैट इज अंडर डेवलपमेंट। दूसरी ओर प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? तो हम लोगों ने एक कंपटीशन शुरू किया। पिछले साल हम लोगों ने अफ्रीका में ये देखा कि सोलर स्टार्टअप्स कौन है। 180 लोगों ने अप्लाई किया। 180 हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 100 से ज्यादा हो पाए। सोलर स्टार्टअप्स के मतलब कि वो कम से कम 6-8 साल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दे शुड हैव अ पॉजिटिव बैलेंस शीट, यानी कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो काम करता है जी। अगर आप इनमें पैसा लगाएंगे जी तो वो बढ़ेंगे। हम लोगों ने 20 चूज किए। उसके बाद इस साल एशिया पैसिफिक रीजन में किया है, भारत के लिए भी किया। एशिया पैसिफिक में 20 किए, भारत के लिए 10 अलग किए। तो कुल मिला के 20 एशिया पैसिफिक, 10 भारत और 20 अफ्रीका, 50 स्टार्टअप है। इन 50 स्टार्टअप्स को फिर अब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इन रेजिंग मनी, इन डेवलपिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स और ब्रांड इमेज डेवलप करने के लिए। क्योंकि देखिए ये लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के। जिस प्रकार से आप अमेज़न को जानते हैं, अमेज़न से मैं चीज खरीद सकता हूं, उसी प्रकार से आपको इनको भी जानना जरूरी है कि अगर मुझे सोलर चाहिए तो इनके थ्रू खरीदूंगा। जी। We want some of these people to be the Amazons of the solar world of tomorrow. हाँ, तो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल आएंगे तभी होगा जी। अब हमारे पास 50 ऐसे स्टार्टअप हैं जिनमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें कि ये कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं इनके प्रोजेक्ट में, जिसमें आगे बढ़ सके। तो पैसा अवेलेबल करना और पैसा इस्तेमाल करना, दोनों के लिए अब हम लोगों ने ये चालू किया है। अफ्रीका से चालू किया, फिर एशिया में ले जाएंगे, फिर लैटिन अमेरिका में ले जाएंगे। इसमें सर एक और कंपोनेंट है, जैसे बैटरी का हम लोग बात करते हैं, तो बैटरी के केस में सर क्या है ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड बैटरीज इन जनरल हमारी लाइफ का बहुत हिस्सा बन गई है, और कई सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट भी है। जैसे हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में बात करते हैं। अरे आपके और मेरे घर में इन्वर्टर में बैटरी लगी है। हाँ बिल्कुल। इन्वर्टर में क्या, हमारे यहाँ पे जो वाईफाई राउटर है उसका बैकअप भी अरे आपका जो सेल फोन है उसमें भी है। जी। तो बैटरी हर जगह पे है जी। और जब हम लोग अब ईवी कार्स की बात होने लगी है तो वो भी प्रोग्रेसिवली बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में बढ़ रही हैं। ये भी एंटिसिपेटेड है कि 2030 में लगभग 30 से 40% जो न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे वो ईवीज के होंगे जी। और टेलीकॉम टावर्स में आप देखिए हर टावर में यूटिलिटी सप्लाई है, डीजी का बैकअप है, डीजल जनरेटर का, और फिर स्टोरेज का है, वहां पर भी बैटरी लगी हुई है। तो एक तो है कि हम इस तरह की जो अवेलेबल बैटरीज हैं उसको हम लोग सोलर के साथ कहीं न कहीं इंटीग्रेट करके
नॉट ओनली इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, जैसे ईवी कार का तो पार्ट बिल्कुल क्लियर ही है कि वो अगर नया ही बनना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पर भी ईवी कार है, अगर हम उसको कहीं ना कहीं एक स्टोरेज की तरह भी यूज कर लें, ये मॉडल हमारे यहाँ अभी इतना लोकप्रिय नहीं हुआ है, बट बैटरी अवेलेबल है। अब या तो हम नई बैटरी लगा लें, या तो हम जो ऑलरेडी है उसको यूज कर लें। दैट इज वन एस्पेक्ट से कि हम उसको यूटिलिटी कंपोनेंट और बढ़ा दें, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल ही डिफाइंड है, वो 5 साल का उसका एक वारंटी डिफाइंड है उसमें, एक इसका मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी उसकी डिफाइंड ही है। तो दैट इज वन थिंग। दूसरा है कि इतनी ज्यादा नंबर में जैसे हम बैटरीज बढ़ाएंगे, हाँ, और भी बढ़ाएंगे, तो उसकी जो रिसाइकलिंग कंपोनेंट है बिल्कुल वो भी बढ़ेगा। उसके बारे में अभी हम उस फेज में नहीं पहुंचे, इसलिए ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है कि वो उसका क्या वो होगा। सोलर के केस में ऐसे ही है। अब सोलर केस में धीरे धीरे करके रिसाइकल्ड कंपोनेंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा, उसमें भी बिजनेस मॉडल्स बनेंगे और इनोवेशंस आएगा। बट हाउ डू यू परसीव सच सिनेरियोज जहां पे मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज को अगर सही तरीके से निस्तारण नहीं किया गया, डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, तो वो एक तरीके का प्रॉब्लम भी बन सकती है। उसको कैसे हम लोग देखते हैं, या मार्केट मूव कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है उस चीज के लिए, या नहीं कर रहा है? अनुराग, मैं 2 अलग अलग सवालों का जवाब देता हूँ। पहला तो ये है कि जी किस प्रकार से हम लोग जो एग्जिस्टिंग बैटरीज हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जी। दूसरा ये है कि जो वेस्ट होगा सोलर पैनल से भी और बैटरी से भी, उसका किस प्रकार से एड्रेस करें। जी जी। जहां तक बैटरी का सवाल है, आपने बिल्कुल सही बोला, बैटरी हमारे लाइफ की पार्ट बन चुकी है। जी। मेरे ख्याल से जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यूपी और बिहार में जो एनर्जी पॉलिसी। यूपी और बिहार में सभी गांव अब ग्रिड से कनेक्ट हो गए, सभी घर ग्रिड से कनेक्ट हो गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम बिजली आती रहे। बिल्कुल ठीक बात है। तो यूपी और बिहार के जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने रेगुलेशंस निकाले हैं फॉर सोलर मिनी ग्रिड्स। और वो सोलर मिनी ग्रिड्स, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप मेरे ख्याल से 500 किलोवाट से कम का लगाएं तो आपको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और आप जिस प्राइस पे भी बात करेंगे लोगों से जिनको आप दे रहे हैं, आप कर लीजिए, आपको हमारी प्राइसिंग पॉलिसी को नहीं फॉलो करना। यूपी और बिहार में बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इसको किया है। तो हम लोगों ने 2 चीज देखी। एक तो ये देखा कि जो एंकर लोड है वो टेलीकॉम टावर ही है। जैसा आपने बोला कि टेलीकॉम टावर को जब बिजली नहीं मिलती है तो डीजल पे जाता है। तो अब वो कहता है भाई डीजल तो बड़ा महंगा, तो कहते हैं ठीक है, आपके पास बैटरी तो है, हम सोलर लगा देते हैं, सोलर प्लस बैटरी विल सप्लाई योर नीड्स। दैट इज हैपनिंग जी। आज की तारीख में लगभग 300 ऐसी सोलर मिनी ग्रिड्स लग चुके हैं जिसमें कि टेलीकॉम टावर इज एट द एंकर। ओके सर। दूसरी चीज ये है कि इन इलाकों में, क्या आपकी और हमारी जिंदगी में भी जी, एक चीज तो हम समझते हैं कि हम पैसा बिजली के लिए ज्यादा दे सकते हैं अगर वो कम समय के लिए हो। भाई देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जो इन्वर्टर बेस्ड बिजली है वो लगभग करीब उस समय में 20 रुपए यूनिट के करीब की बनती थी, जिस समय की बिजली हम लोगों के घर में 3 रुपए 3-3.5 रुपए की आती थी। करेक्ट से करेक्ट। हाँ, अगर आप टॉर्च को देखें और टॉर्च की बैटरी की दाम को देखें तो उसमें पर किलोवाट आवर लगभग 100 रुपए पर किलोवाट आवर बनता है। अपनी फोन की बैटरी को देखें तो लगभग 200 रुपए पर किलोवाट आवर बनता है। लेकिन हम लोग ये पे करते हैं क्योंकि अमाउंट ऑफ बिजली दैट वी यूज इज लिमिटेड। इसी प्रकार से हम लोगों को जो बैटरी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको मिनिमाइज करना है। जी जी जी। अगर आप बैटरी के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करें ताकि आपको रात में मिल जाए जी, दूसरी ओर आप इस्तेमाल करने में एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस करें जी, तो सोलर और बैटरी और एनर्जी एफिशिएंसी तीनों मिला के जी आपकी सभी नीड्स को कॉस्ट इफेक्टिवली मीट आज की तारीख में करना, आज फ्यूचर में नहीं, आज की तारीख में करना। कहने का तात्पर्य यह है
batteries have become a part of our life, and batteries are very much a part of the solar scenario. दूसरा सवाल आपने पूछा था वेस्ट के बारे में। वेस्ट के बारे में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आज के तारीख में जो सोलर टेक्नोलॉजीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सोलर टेक्नोलॉजीज दैट वर यूज्ड 25 years ago, जो कि आज वेस्ट में आ रही हैं सोलर सेल्स। जी। और हम लोग अब बात कर रहे हैं लेड एसिड बैटरी से लिथियम बैटरी पर जाने की। करेक्ट, स्विच कर रहे हैं। लिथियम आयन से हम लोग सोडियम आयन बैटरी की भी बात कर रहे हैं। जी जी जी। हम लोग वेनेडियम रिडॉक्स बैटरी की भी बात कर रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि 25 साल बाद क्या चीज अवेलेबल होगी एज टेक्नोलॉजी will be very different from what is available as waste. Whether it can be, जो इसके रॉ मटेरियल हैं, जो भी रिसाइकलिंग से निकला, वो उस वक्त जो बैटरी या सोलर पैनल बन रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक चीज जरूर कर सकते हैं, वहां नहीं इस्तेमाल करेंगे, कहीं और करेंगे, पर इसके लिए आवश्यक है कि वो सेपरेबल हो। जी जी जी। इसका ये मतलब है कि हम लोगों को आज स्टैंडर्ड्स लाने पड़ेंगे कि बैटरी में या सोलर सेल में जिस प्रकार से भी आप मटेरियल्स यूज करें वो फिर सेपरेट कर सकें रिसाइकलिंग की वजह से। जी जी जी। और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज ऐसी बनानी पड़ेंगी जी कि सेपरेशन हो सके। जी। तो आज की तारीख में देखिए ग्लास का सेपरेशन होता है जी, जो उसके सपोर्ट की शीट पीछे लगी उसका सेपरेशन होता है जी। इसके आगे जो सेपरेशन है वो उसके लिए हमें केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे। इस चीज के ऊपर आईएसए अध्ययन कर रहा है जी। एक पहली रिपोर्ट की भारत में क्या होगा, क्या इस वक्त की सिचुएशन है, क्या आगे सिचुएशन होगी, उसकी एक रिपोर्ट हम निकाल चुके हैं, व्हाट्स टू वेस्ट करके। व्हाट्स टू वेस्ट। हाँ, लेकिन जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं वो कई डिफरेंट लेवल्स पे हैं जी। अगर आप देखें जो बड़े बड़े विकासशील देश हैं जैसे भारत है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इनमें वॉल्यूम बड़ी होगी जी, तो आप यहाँ रिसाइकलिंग चला सकते हैं। लेकिन अगर मैं छोटा विकासशील देश हूं तो मेरी टोटल जो वेस्ट निकलेगा, इज इट आर वी एबल टू रिसाइकल, कि मुझे कहीं और भेजना पड़ेगा? तो हमें रीजनल रिसाइकलिंग चाहिए होगी, फिर हमें लोकल कलेक्शन भी चाहिए होगा, लोकल कलेक्शन एंड रीजनल रिसाइकलिंग। किस देश में हम किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। ओके सर, ओके। और एक सर इसमें क्वेश्चन था कि हमें कुछ कैपिटल कॉस्ट का अंदाजा है क्या कि कन्वेंशनल 1 गीगावाट का प्लांट वर्सेस सोलर प्लस विंड? तो ऐसा है कि अगर कन्वेंशनल प्लांट लगाएं कोयले का जी 100 मेगावाट का, तो आज की तारीख में वो लगभग 900 करोड़ का बनता है। 100 मेगावाट 900 करोड़, 900 करोड़ का बनता है। और अगर उतनी ही बिजली, मतलब क्योंकि हमें 24 घंटे में बिजली चाहिए, उस 24 घंटे की बिजली के लिए सोलर और विंड और स्टोरेज प्लांट बनाए तो वो 1920 करोड़ रुपए का बनेगा। 1920 करोड़। हाँ, तो 900 वर्सेस 1920 करोड़ रुपए की हम लोग बात कर रहे हैं। 900 करोड़ और 920 करोड़ जी, मोर देन डबल। ये है आज की तारीख। हाँ, 1920 कम हो जाएगा लेकिन 900 तो ज्यादा ही रहेगा जी जी। वो इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आपने कोयले का पावर प्लांट लगाया, प्लांट तो लगा दिया, अब आपको हर साल कोयला भी खरीदना है, उसी से तो बिजली बनेगी। इस सोलर और विंड और बैटरी में फायदा ये है कि एक बार लग गया फिर तो काम करता रहेगा, फिर आपको एनुअली तो सोलर खरीदना नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। अब मेंटेनेंस जरूरी है लेकिन इट्स एज अ कॉस्ट इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस पे सर मतलब कोई ऐसी, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत सारी जगह पे जहाँ पे सोलर रूफटॉप है या इवन बिल्डिंग्स में भी है, तो मतलब एक तो कंपोनेंट है जैसे कि हम लोग, जैसे जब हम लोग बिल्डिंग्स में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो मतलब हम लोग भी प्रोक्योरमेंट में अब क्या करने लगे हैं कि प्रोक्योरमेंट में जो भी इंस्टॉलेशन कंपनी है उसमें एएमसी भी 5 साल की ऐड करके बोलने लगे हैं। सोलर में भी ऐसा कुछ नया इनोवेशन आ रहा है क्या? क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या है कि यू प्रेडिक्ट कि ये प्लांट इतना एनर्जी जनरेट करेगा, जहां पर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वहां तो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट जहां पे सोलर रूफटॉप है,
जहाँ पे लोगों ने लगा लिया है विद दैट अजम्पशन कि पर डे 4-5 यूनिट आएगा ही आएगा, और हमारे यहाँ पे इतना डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, एम्बियंट में, कि वो हमेशा ही 4 को 3 बना देते हैं। तो उस कंडीशन में मतलब कुछ ऐसा जो मेंटेनेंस कंपोनेंट है या प्रोक्योरमेंट मॉडल है, ऐसा कुछ भी हमारे प्लान में है क्या? आज की तारीख में जो भी लार्ज स्केल प्लांट खरीदा जाता है जी, तो वो डेवलपर जो है सप्लायर से 3 साल का AMC रिक्वायर करता है। ओह वाह। ये चीज हम लोगों को जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं और जो रूफटॉप एप्लीकेशंस है वहां तक भी पहुंचानी है। पर द वेंडर्स आर वेरी कंफर्टेबल इन गिविंग अ 3-year AMC। अब आप ये देखें कि किन वजह से प्लांट की परफॉर्मेंस डिटोरेट होती है। जी। 3 वजह है। एक तो मेरी सोलर सेल्स की क्वालिटी। सोलर सेल आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन इट विल मे हैव क्रैक्स और इट विल डेवलप क्रैक्स। अगर वो चीज हुई तो उसकी परफॉर्मेंस डिटोरेट्स वेरी फास्ट। सेकंड इज बैलेंस ऑफ सिस्टम्स। बैलेंस ऑफ सिस्टम्स में जो इन्वर्टर्स हैं, जो रिलेज हैं, जो कनेक्शंस हैं, उनकी क्वालिटी has to be such that it matches with the solar panel। और तीसरा जो आपने बोला डस्ट है। ये 3 वजह है। अब 3 साल में अगर उसमें क्रैक आने शुरू होंगे वो दिख जाएंगे। 3 साल में अगर कनेक्शंस या इन्वर्टर्स फेल होने वो हो जाएंगे। तो 3 साल में जो सप्लायर है, देयर इज इनफ एविडेंस कि he makes sure that he supplies high quality panels and puts in high quality inverters to be sure। प्रॉब्लम आई डस्ट की। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने किस प्रकार से ISA जो है वो कंपटीशन करता है। जी। तो एक चीज जो हम लोगों ने जिसके लिए कंपटीशन में देखा, जी, कई सारे से 4 कम से कम जो 50 हैं उसमें से 4 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि नए तकनीक इजाद किए हैं फॉर क्लीनिंग, इंक्लूडिंग रोबोटिक क्लीनिंग। अगर लार्ज स्केल सिस्टम है उसमें यू कैन इवन इट इज ऑटोमेटेड। एक बार लगा दें वो पूरा करता है, फिर वापस आता है, फिर पूरा करता है, फिर वापस आता है। अगर छोटा सिस्टम है उसको आप हाथ से लगा दें, क्लीन कर देता, फिर आप हाथ से नीचे लगा दें, फिर अगली रो को क्लीन कर देता। वेरी नाइस। इसका ये मतलब है कि इन चीजों को जहां पर हमें लगता है कि डस्ट इज अ प्रॉब्लम, वहां पर हम लोग को रिक्वायर करना चाहिए कि ऐसे इक्विपमेंट खरीद के you have to make them as part of the installation। Very nice। तो हो सकता है कि ये मतलब अब हम लोग सीख रहे हैं जी, तो हम लोग इसके साथ साथ एजाद भी करें। बिल्कुल। वही मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक तरीका भी यही है जो कि सक्सेस होने के चांसेस इसी तरीके के सबसे ज्यादा हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। बिल्कुल। कुछ सर रैपिड फायर जो आप कहेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो एक तो है कि लेटेस्ट कोई हॉबी जो आपने मतलब अडॉप्ट की हो। जो मेरी हॉबी हरदम रही है वो रही है हर प्रकार की पुस्तकें पढ़ने की। तो मैं टेक्निकल किताबें तो पढ़ता ही हूँ जी, लेकिन फिक्शन भी पढ़ता हूँ। अच्छा सर। लेकिन उसके साथ साथ जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो भी पढ़ता हूँ जी, उसके साथ साथ जो टेक्निकल चेंज की किताबें हैं वो भी पढ़ता हूँ जी। तो हर प्रकार की किताब, आई हैव अ रादर कैथोलिक टेस्ट जी। मैंने ये भी बताया कि पिछले 10 साल में हम लोगों की जो खेती में इंटरेस्ट है वो भी बढ़ गया है जी। तो अब अगर आप मुझसे पूछें, अब ऐसा है कि देखिए हम लोग का जो मेजर काम है जी, वो तो ISA चलाना है जी, लेकिन हॉबी के तौर से खेत को भी चलाना है जी जी जी। अगर आप आज मुझसे पूछें कि किस प्रकार से केले की खेती होती है तो मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर, यही बहुत जरूरी है। मतलब मुझे भी लगता है कि शायद इस तरह की हॉबीज जो है वो शायद इंडिया में लोगों के लिए एक्वायर करना मतलब शायद नीड ऑफ द आवर भी है कहीं ना कहीं। जैसे आपका घर है, किचन गार्डन है, किचन गार्डन है,
तो मतलब वही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं जी। अरे छोटी सी बात है जी। अगर आप अपनी इसी बात पे इंटरेस्ट कर लें कि किस प्रकार से मेरे घर में जो पूरा कचरा होता है उससे किस प्रकार से खाद बना लूं, अरे किचन गार्डन बहुत बढ़िया चल जाएगा। जी जी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि अगर आप एनर्जी सेक्टर में नहीं होते तो फिर किस सेक्टर में होते? पता नहीं मुझे। अगर मैं शायद इसमें ना होता जी, तो शायद मैं हिस्ट्री अच्छा सर, पढ़ रहा होता और पढ़ा रहा होता। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके। एक सर आपने बुक लिखी है एंड आई थिंक कुछ साल एनर्जी पहले, एफिशिएंसी एनर्जी मैटर्स। एफिशिएंसी मैटर्स। जी। कोई और भी बुक है इन पाइपलाइन? एक पहले मैंने बहुत पहले 12 साल पहले एक 15 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी। उस समय जो रेगुलेशन हो रहा था अवे फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, उसके लिए जो रेगुलेशन था उसके ऊपर लिखी थी। ये अभी एक लिखी। अब मैं एक और जो लिखना चाहता हूं वो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका जैसे पिछले 1 घंटे में हम लोगों ने बात करी, ये चेंज आ रहा है। ये चेंज हमारे और आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी में क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसको आसान बनाने के लिए और इसका पूरा तरह से फायदा उठाने के लिए, उसके ऊपर अब मैं किताब लिखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। आई थिंक ह्यूमन बिहेवियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खासकर इंडिया में जहाँ पे शायद इतने ज्यादा लोग हैं। अगर उसमें से मतलब इस तरह के इनिशिएटिव से कुछ लोग ही अगर इंस्पायर हो जाए तो मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। कोई ऐसा कोट जो आपको इंस्पायर करता हो सर? ऐसा है कि बहुत साल पहले जी, ये नेगेटिव कोट है। अच्छा। बहुत साल पहले एनर्जी एफिशिएंसी के जब एनर्जी एफिशिएंसी जुड़ा होता था तो उस समय यूएस के उपराष्ट्रपति होते थे डिक चेनी जी। डिक चेनी ने एक बार बोला कि एनर्जी एफिशिएंसी इज अ प्राइवेट वर्च्यू। अरे मैंने कहा यार, उसने मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस किया पर नेगेटिव में। मैंने कहा यार प्राइवेट तो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो पता ही है हमें, लेकिन हम लोग उसको कर नहीं पाते। अगर जैसे कि स्टैंडर्ड लिविंग में लेवल्स बन गए तो आप और मैं चूज कर सकते हैं कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सी कम एफिशिएंट है। यानी एनर्जी एफिशिएंसी इज एज मच अ पब्लिक वर्च्यू एज इट इज अ प्राइवेट वर्च्यू। तो मेरे कामकाज में नेगेटिव तौर पर इस कोटेशन का बड़ा असर पड़ा। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका पैशन सर बहुत कंटेजियस है। मतलब द वे यू स्पीक, मुझे लगता है कि जो कॉन्टेक्स्ट आप क्रिएट करते हैं, जो एग्जांपल लेते हैं, दे आर वंडरफुल। और मुझे लगता है कि उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि कुछ एडवाइस जो हमारे लिसनर के लिए हो, हु मे बी आई थिंक फॉर द प्रोफेशनल्स और अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स और द स्टूडेंट्स जो कि मे बी आई थिंक अपना करियर इस क्षेत्र में एनर्जी सेक्टर में, क्लाइमेट चेंज में, रिन्यूएबल एनर्जी में बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा पीस ऑफ एडवाइस? ये जो एडवाइस है ना ये जरा डेंजरस वर्ड है, लेकिन मैं अपनी ओर से 3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम लोग खुद कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी की ओर एज अ सोसाइटी हम लोग चलें। आप एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस इस्तेमाल कीजिए, यानी कि हाई स्टार रेटिंग। आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग fossil fuel electricity from the grid, whether it is rooftop or whether it is getting electricity from large plants. आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मांगिए कि मुझे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी दो। आप जैसे मैंने बोला पंप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लडिंग रोकने के लिए। ये चीजें तो आप पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में देखिए, जहां भी आप, it doesn't matter what position you are in, एक रिन्यूएबल्स और क्लाइमेट चेंज का लेंस से आप चीजों को देखें। आप ये देखिए, सोचिए आप एनर्जी प्रोफेशनल हैं, कल की तारीख में क्लाइमेट चेंज की वजह से एनर्जी बढ़ेगी, हो सकता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाए,
अब डिमांड साइड पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो फिर उसको मैं कैसे मीट करूंगा? अगर आप सीए हैं तो आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आर दे क्लाइमेट रेडी? अगर कल पूरे देश में फ्लड आ गया या सूखा पड़ गया, आर दे रेडी टू the buying power of their consumers will dry up? Or will they be able to supply? Supposing you are a oil company, आपके जो डिपोज हैं they are in places which are submerged, जिसमें फ्लड आ जाएगा, अब आप कैसे करेंगे वहां से सप्लाई? इन चीजों, सो नो मैटर व्हाट यू आर एज अ प्रोफेशनल, अगर आप एनर्जी प्रोफेशनल या जिस प्रोफेशन में भी हैं, आप क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, जैसे भारत में 3 बड़े इंपैक्ट हो रहे हैं। एक तो हीट बढ़ रही है, एक द इंस्टेंसेस ऑफ हाई वाटर इवेंट्स, हाई रेनफॉल इवेंट्स बढ़ रहा है, और एक साइक्लोन्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। क्लाइमेट चेंज के जो क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट्स होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सर। इन 3 चीजों को आप सोचिए कि जो मेरे सामने डिसीजन है, अगर ये क्लाइमेट चेंज होएगा, will I be able to get the same kinds of benefits as I'm thinking जो इसके थ्रू? ये तो बड़ी बातें हैं जी। एक और चीज है, और ये पिछले कुछ दिनों में जब हम लोगों ने ये सोलर स्टार्टअप्स का प्रोसेस शुरू किया, तब से मुझे समझ में आया बहुत सारे यंग लोगों के लिए there are opportunities to be entrepreneurs, बिल्कुल, and create startups, create businesses that help others in achieving sustainability. आप business model ऐसा बनाइए that it becomes attractive for your customers, whether it is you, जैसे तुम करते हो कि how can I create a green building, how can I put solar on the green building, or whether it is a decision regarding how do I create more efficient pumps. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सॉल्यूशंस बता रहे हैं किस प्रकार से साफ करें सोलर को। ये चीज 5-10 साल पहले तो शायद इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं थी, लेकिन आज मेरा कहने का मतलब ये है कि climate change and renewables opens up new areas for entrepreneurship. Do take advantage. बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप अपना समय हमारे साथ में इस स्टूडियो में डीटी लॉ के पॉडकास्ट में आपने सर समय दिया। दोस्तों, ये हमारा आज का वार्तालाप डॉक्टर अजय माथुर सर के साथ है। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी लर्निंग्स, चीज़ें जो सर ने बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो आपको उसे सीखने को मिलेगा। आपके कुछ क्वेरीज हों, कुछ सजेशंस हों, कुछ आइडियाज़ हों, तो हमारे यूट्यूब चैनल और जो स्पॉटिफाई चैनल में आप अपने सजेशंस उसमें दे सकते हैं, और सर का भी उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल उसमें रहेगा। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट सर डायरेक्टली। एंड बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर, हमारा सौभाग्य है आप हमारे स्टूडियो। मुझे आज बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।